So we'll go ahead with some questions of electrostatics. जितने भी टॉपिक हमने अब तक कवर किए, we will solve questions on that. इजी क्वेश्चंस है, थोड़ा बेसिक केमिस्ट्री का भी पता होना चाहिए इसके लिए. हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर. 1 ग्राम वाटर में टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना है, ऐसा पूछा है आपसे. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर. गिवन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम. तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो. क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट. गिवन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम. तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वाटर मॉलिक्यूल. H2O. H2 दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन. यू शुड नो हाइड्रोजन में एक एटम में यू हैव 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन. तो अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ प्रोटॉन्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि यू नो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस. तो एक हाइड्रोजन में एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरे में और एक पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 2. ऑक्सीजन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी प्रोटॉन्स. 6 नहीं होता है, 8 होता है. 8 क्योंकि उसका इफ यू नो मास नंबर इज 16, मतलब 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स. जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स. तो 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसमें है, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में. हाइड्रोजन में कितना है 1, लेकिन हाइड्रोजन 2 थे, H2. तो 2 और ये 8, तो एक मॉलिक्यूल में कितना हो गया 10. तो टोटल 10 प्रोटॉन्स, मतलब 10 पॉजिटिव चार्जेस एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट. इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. आपको क्या पूछा है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर. तो पहले तुमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, 1 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स है. थोड़ा अच्छे से सोचो. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव फॉर 1 मॉलिक्यूल यू हैव टोटल 10 पॉजिटिव चार्जेस एंड 10 नेगेटिव चार्जेस. हमको पूछा है 1 ग्राम पानी में टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कितना है. तो पहले हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि 1 ग्राम वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स है. और वो फाइंड करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि 1 ग्राम वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है. वो कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए दिया होता है मॉलिक्यूलर मास. तो स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे. हमको सबसे पहले क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं. हमको गिवन में दिया हुआ है, आपको बोला है मास 1 ग्राम में कितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पूछा है, और आपको मॉलिक्यूलर मास दिया है. तो मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है 18 ग्राम. मॉलिक्यूलर मास को मैं m से डिनोट कर देता हूँ, कैपिटल M. और आपको फाइंड करने के लिए बोला है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट. किसमें, इन 1 ग्राम. और आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 18 ग्राम्स. अब मैं कोई फॉर्मूला लिखने नहीं वाला हूँ, आई डायरेक्टली स्टार्ट विद सॉल्यूशन हियर. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास दिया हो, उसका मतलब होता है उतने ग्राम में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, 18 ग्राम. इसका मतलब ये होता है 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 18 gram of water contains Avogadro number of molecules. हमेशा ये याद रखना आप. गुड. अगर कोई और एक मॉलिक्यूल दिया हो, अगर बोल दिया हो कि उसका मॉलिक्यूलर मास 30 ग्राम है, उसका मतलब क्या होगा फिर, 30 ग्राम ऑफ दैट मॉलिक्यूल, मतलब दैट सब्सटेंस कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट. तो हमेशा याद रखना, जब आपको ऐसा कुछ बोला हो मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. इसका मतलब मैं 18 ग्राम इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर लिख सकता हूँ. यस और नो. यस. तो 1 ग्राम विल बी एवोगाड्रो नंबर बाय 18, हाँ कि ना. यस. सिर्फ इसको शिफ्ट कर दिया मैंने, राइट. तो ये हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट टू एवोगाड्रो नंबर बाय 18. व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर, 6.023 इंटू 10⁻23/18. अप्रोक्सीमेटली करोगे अगर, तो ये 1 और 3 जा 1/3 0.33333. तो अप्रोक्सीमेट करना है तो कर लो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्ट करोगे भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है वो। 6.023 डिवाइड बाई 18, 0.334, तो दिस इज 0.334 इंटू 10⁻23। इसका मतलब ये हो गया कि 1 ग्राम ऑफ वाटर हैज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 3.34 इंटू 10⁻22। यहां से एक 10 इसको ट्रांसफर कर दिया। तो दिस इज व्हाट यू हैव। 1 ग्राम पानी में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो तुमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए। गुड। अब क्या फाइंड करना था? हाउ मच पॉजिटिव एंड हाउ मच नेगेटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लेते हैं। तो वी नो दैट 1 H2O molecule contains कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हाइड्रोजन से 1, दूसरे हाइड्रोजन से 1 और ऑक्सीजन से 8, तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। तो अभी हमको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन कितने मॉलिक्यूल में है? 1। और हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है? कितने हैं? 3.34 इंटू 10⁻22। इसको एक काम करता हूँ, इसको कैपिटल एन बोल देता हूँ, कैपिटल एन। So therefore total number of electrons in 1 gram of water is, total number of electron निकालना है आपको, टोटल n टोटल निकालना है, n टोटल। इसको स्मॉल n ही बोल के रखा है हमने, ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाउ विल यू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम? अरे बहुत सिंपल है। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास? 3.31 टू 10⁻22। और हर एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो टोटल कितना हो गया? हाँ, मल्टीप्लाई करो, तो इसको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करोगे, डन। तो 10 इंटू n, खत्म। तो 10 इंटू 3.34 इंटू 10⁻22, तो ये आ गया 3.34 इंटू 10⁻23। दिस आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। अभी और क्या फाइंड करना था? टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज। तो एक बात बताओ, हाउ विल यू फाइंड आउट टोटल नेगेटिव चार्ज? अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तुम्हारे पास? 3.34 इंटू 10⁻23 बराबर। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे विथ ई, एक्चुअली माइनस ई, तो ये आ जाएगा -NE आ जाएगा 3.34 इंटू 10⁻23 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 23 और 19 मतलब 10⁻4। 3.34 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो, 3.34 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5.34। तो 5.34 इंटू 10⁻4 कूलम। ये आ गया टोटल नेगेटिव चार्ज। और क्या पूछा था? टोटल पॉजिटिव चार्ज। जितना टोटल नेगेटिव चार्ज होता है उतना टोटल पॉजिटिव चार्ज भी होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करना नहीं, सिर्फ Ne को E से मल्टीप्लाई कर देना, हो गया, डन। तो दिस इज द सेम आंसर, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ है, यहाँ पे पॉजिटिव है। 5.34 इंटू 10⁻+4 कूलम। गुड। तो एक बार से वेरीफाई कर लेते हैं आंसर्स विथ योर टेक्स्ट बुक। तो टोटल हमको 3.34 इंटू 10⁻22 मिला था। यस, दैट इज करेक्ट, ये करेक्ट है। उसके बाद हमको 3.34 इंटू 10⁻23, वो भी करेक्ट है। टोटल चार्ज इज 5.35, राउंड ऑफ करके करेक्ट है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस के लिए एक मेथड सेट कर लो। व्हाट इज द मेथड? मॉलिक्यूलर मास से पहले क्या मिलेगा आपको? मॉलिक्यूलर मास से आपको मिलेगा 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। अभी तो 1 ग्राम बोला था, कभी 2 ग्राम बोल देते थे। अगर 2 ग्राम बोलते तो क्या करते फिर? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड्स पे।
तो रिमेंबर फर्स्ट फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर मास, फिर हर एक मॉलिक्यूल में कितना चार्ज है अपने आप समझ में आ जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। एग्जाम्पल 10.2, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, charge on an electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. How many electrons are required to accumulate a charge of 1 coulomb? तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है बताया आपको, और आपको पूछा है कि 1 कूलम का टोटल चार्ज लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्या बोला है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to minus 19। तो आपको गिवन में, बहुत छोटा क्वेश्चन है, गिवन में आपको सिर्फ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, E का चार्ज दिया हुआ है 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। और आपको पूछा है अगर मुझे 1 कूलम का चार्ज चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिक्वायर्ड है। टू सिंपल, यहीं से स्टार्ट कर लो। ये जो आपको दिया हुआ है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, गुड गुड, तो 1 इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्ड्स टू हाउ मच चार्ज, 1.6 into 10 raised to minus 19। तो एक काम करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो E अपॉन 1.6 into 10 raised to minus 19 इक्वल्स टू 1 कूलम। 1 कूलम हो गया ना, ये इसको सिर्फ शिफ्ट कर दिया, पक्का पक्का, गुड। ये जो 1.6 का डेसिमल है, इसको अगर मैं हटा देता हूँ तो 10 raised to minus 20 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यस। तो ये आ जाएगा 1.6 का पॉइंट हटा दिया, 16 into 10 raised to minus 20, पक्का पक्का, गुड। व्हाट इज 1/16, भूल गए। व्हाट इज 1/2, 0.5। व्हाट इज 1/4, आधे का आधा, 0.25 बराबर। व्हाट इज 1/8, 0.25 का आधा, 0.125। व्हाट इज 1/16, उसका भी आधा, 0.0625। तो ये आ जाएगा 0.0625 into 10 raised to 20 इक्वल्स टू हाउ मच, 1 कूलम, पक्का, गुड, पक्का ना। तो अभी सिर्फ एडजस्ट कर लो, 6.25 10 raised to 20 के 2 जीरो इसको दे दो, 10 raised to 18। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6.25 into 10 raised to 18, डन, खत्म। इतना ही क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 10.3। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इट इज सिंपल। कैलकुलेट एंड कंपेयर, बाय द वे कंपेयर मतलब रेशो, जहां भी बोला होगा कंपेयर मतलब रेशो फाइंड करो। Calculate and compare the electrostatic and gravitational forces between two protons which are 10 raised to minus 15 meter apart. Value of G is 6.67 into 10 raised to minus 11 and mass of proton is 1.67 into 10 raised to minus 27। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन पैरामीटर में आपको क्या क्या दिया है, आपको डिस्टेंस दिया है बिटवीन टू प्रोटॉन्स। हमारे पास दो प्रोटॉन्स है, रिमेंबर 2 प्रोटॉन्स। आपको बोला है कैलकुलेट एंड कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब 2 प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करो, और कौन सा फोर्स कैलकुलेट करो, ग्रेविटेशनल, और दोनों क्या करो, कंपेयर करो, मतलब क्या लेना पड़ेगा, रेशो। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 raised to minus 15 मीटर, 10 raised to minus 15 मीटर अपार्ट, गुड। डिस्टेंस इज 10 raised to minus 15 मीटर। वैल्यू ऑफ G इज 6.67 into 10 raised to minus 11 SI यूनिट्स। जो भी यूनिट्स होंगे वो SI यूनिट्स में ही है, वैसे तुमको याद होना चाहिए, इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। उसी को लिखने का दूसरा तरीका होता है, तो इट इज इन SI यूनिट्स, गुड। देन व्हाट एल्स इज गिवन टू यू, मास ऑफ प्रोटॉन। हाउ मच इज मास ऑफ प्रोटॉन, 1.67 into 10 raised to minus 27 kg, वेरी गुड। देन और एक कांस्टेंट है जो दिया नहीं है लेकिन वो पता होना चाहिए, 1/4 pi epsilon 0, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए लगने वाला है ना तुमको। तो कितना होता है ये, 9 into 10 raised to 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अभी इसको लिखा ही है, इसको भी लिख लेते हैं वैसा, दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये जो लिखा है इन्होंने मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, वो और ये एक ही बात है, इट इज सेम। जैसे मैंने न्यूटन में लिखा, उन्होंने न्यूटन में नहीं लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट अबाउट चार्जेस, 2 प्रोटॉन थे तो Q1 और Q2 दोनों प्रोटॉन थे ना, हाँ, तो दोनों का चार्ज क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, E।
क्योंकि प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, सेम होता है। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज नॉट सेम इज द मास। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में कम है। कितना है, 9.1 × 10⁻31, और प्रोटॉन का ज़्यादा है 1.67 × 10⁻27, 1836 गुना ज़्यादा है कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का जो मास है वो 1836 टाइम्स मोर होता है। तो प्रोटॉन इज हेवियर। इतना तुमको पता होना चाहिए और इतना दिया भी है। तो जिनको नहीं समझा, मैंने अभी तक कुछ सॉल्व किया ही नहीं है, मैंने सिर्फ अभी तक गिवन डेटा लिखा है। 2 प्रोटॉन्स है, दोनों का डिस्टेंस है, जी की वैल्यू दी है, एम पी की वैल्यू दी है। ये वैल्यू दी नहीं है, लेकिन तुमसे एक्सपेक्टेड होता है कि तुमको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीजें पता होना चाहिए। और अभी आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, 3 चीजें। नंबर 1 आपको पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नंबर 2 व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड नंबर 3 दे आर आस्किंग यू द रेशो। कंपेयर करना मतलब रेशो निकालना। तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द रेशो ऑफ Fe/Fg। बाय द वे, अगर आपको याद होगा, जब हमने पिछला चैप्टर देखा था लॉज ऑफ मोशन, उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर का इन डिटेल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए थे। उसमें मैंने बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है। तो वो अभी आज प्रूव भी हो जाएगा कि सच में वैसा होता है, क्योंकि हम 2 प्रोटॉन ले रहे हैं, दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे और कंपेयर करेंगे। तो कंपेरिजन में समझ में आ जाएगा हमको कि कौन सा स्ट्रॉन्गर कौन सा वीकर। So the formula that you will need is, how do you find out electrostatic force between 2 charges? Do you remember the formula? 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. Very good. And how do you find out gravitational force? G cap m1 m2 by r square। और यहाँ पे ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है ना, यही m1 है, यही m2 है, क्योंकि दोनों प्रोटॉन्स है। तो रिमेंबर, ये मासेस भी सेम है, m1 और m2। गुड। तो ये आ गया आपका फॉर्मूलाज। अभी आपको सिर्फ फाइंड करना है, सिर्फ कैलकुलेशंस करने हैं। नाउ यू आर जस्ट सपोज टू कैलकुलेट 2 फोर्सेस। तो पहले फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, विच इज 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹। What is charge on proton? 16 × 10⁻20 इसका स्क्वायर। 16 क्यों लिखा, क्योंकि 1.6 नहीं लिखना था, इसके लिए लिखा। 1.6 × 10⁻19 को 16 × 10⁻20 लिख दिया। और स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि Q1 Q2 है, 2 बार है ना वो। Q1 Q2, तो ये Q1 Q2 क्या बन जाएगा, E² बनेगा कि नहीं। लिखा ना यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यू क्या लिखी तुमने, E लिखा कि नहीं। तो ये ऐसा है 1/4 pi epsilon 0 q1 is E, q2 is E, तो E² by r²। ओके, गुड। गुड। तो डायरेक्टली यहाँ मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, E²। व्हाट इज द डिस्टेंस, 10⁻, हाउ मच, कितना 10⁻⁻15। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। वेरी गुड। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। कितना होता है, 256 × 9 कितना होता है, 256 × 9 पता कितना होता है, 2560 में से 256 माइनस कर लो, बस इतना होता है। ये 5, ये 10 में से 6 गए 4, ये 0, ये 3 और ये 2, तो 2304। तो 9 × 16 का स्क्वायर है 2304 बराबर। ये 10⁻40 है, नीचे -30 है, -40 और -30 -10 बचा, -10 और ये जो है +9 है। तो कितना हो गया, -1, तो इधर लग गया पॉइंट। तो 230.4 न्यूटन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आई विल जस्ट क्रॉस वेरीफाई ऑल्सो, क्रॉस वेरीफाई करते जाएंगे। 230.4 एग्जैक्ट आंसर आ गया, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। अभी क्या फाइंड करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, यू आर सपोज टू फाइंड आउट दिस G m1 m2 by, अभी इसको भी इधर ही मॉडिफाई कर लेता हूं मैं। ये जो फोर्स था ना, ये G m1 इज मास ऑफ प्रोटॉन, दूसरा m2 भी मास ऑफ प्रोटॉन है, तो ये m1 m2 मतलब मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर अपॉन r²। तो G mp² अपॉन r²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G,
6.67 into 10 raised to minus 11. What is mass of proton? Into 10 raised to minus 27 का square. And how much is the distance? 10 raised to minus 15 का square. Good. 1.6 वापस से 1.6 आ गया. What is 1.6 का square वापस से? 256. मतलब 1.6 करूँगा तो 2.56. कितना? 2.56 अप्रोक्सीमेट. चलो एग्जैक्ट करते हैं, कैलकुलेटर है अपने पास, कर लेंगे, कोई बात नहीं. ये कितना है? हाउ मच इज दिस? -54. 10 raised to -54 और 10 raised to -30. ऊपर -54, नीचे -30, कितना बचा? -24. -24 और -11 मतलब -35. 10 raised to -35. ओके. अभी सिर्फ इसके स्क्वायर को 6.67 से मल्टीप्लाई कर लो. 1.67 का स्क्वायर इनटू कितना? 6.67 कितना आ गया? 18.60. पक्का पक्का? गुड, बराबर है. 18.60193. देखो वापस देख लो. 1.67 का स्क्वायर, ठीक, इंटू 6.67, 18.60. तो ये आ गया 18.60 इंटू 10 to -35 न्यूटन. दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स. इसकी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं. और यू नो दिस इज व्हाट यू गेट. एग्जैक्ट आंसर आ रहा है हमारा. देन तीसरे केस में क्या करना था तुमको? कंपेयर करना था. कंपेयर करना मतलब क्या करना? रेशो लेना. तो ले लो रेशो. व्हाट वाज दैट? इट वाज 230.4 डिवाइडेड बाय 18.6 इंटू 10 to -35. रुको जरा, अब आएगा असली मजा. हाउ मच इज दिस? अरे अप्रोक्सीमेटली 4 होता है. 240/18 नहीं, 4 नहीं तो 3 होता है. कितना होता है? 3. तो 230.4 डिवाइडेड बाय 18.6. 230.4 ना? हाँ ठीक है, 18.6. ओह गुड, ठीक है. 12 पॉइंट समथिंग. 230.4 डिवाइडेड बाय 18 बराबर है 18 10 180. यस करेक्ट. तो 12.38 आ गया. 12.38 से वैसे भी ज़्यादा मतलब है नहीं. 10 रेज़ टू क्या करेंगे? +35, क्योंकि -35 ऊपर आगे क्या हो गया? प्लस. यूनिट क्या आएगा? यूनिट न्यूटन नहीं आएगा. यूनिट लेस है ये, क्योंकि फोर्स अपॉन फोर्स, डायमेंशन लेस बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? डायमेंशन लेस. बाय द वे इफ यू लुक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पर रख दूँ, क्या चलेगा? शिफ्ट कर दे, चलता है ना? इसको उधर लिख दिया सिर्फ. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये 10⁻35 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू ग्रेविटी. 10⁻35 टाइम्स. तो विच वन इज स्ट्रॉन्गर फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो जो हमने वहां पर लिखा था इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वर्ड प्रूव भी हो गया. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक. अगला क्वेश्चन. तो अभी याद रखना ये Fe इक्वल टू, अभी तुम और एक काम कर सकते हो. ये डेसिमल है ना, डेसिमल, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया तो 12.38 का क्या हो गया? 1.238. तो इंटू 10 टू क्या हो जाएगा? 36. तो वैसा भी कर सकते हो. तो क्योंकि अगर आपको चैप्टर नंबर 1 याद होगा 11th का ही, उसमें यू हैव लर्न समथिंग कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में ये जो नंबर है ये 0.5 से लेके 5 के बीच में होता है. तो अगर वो 5 के बीच में लाना है तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा. यहाँ करोगे तो 10⁻36 हो जाएगा. मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 10.4. गुड क्वेश्चन. डायग्राम इज मिसिंग, कोई बात नहीं, मैं ड्रॉ कर दूंगा डायग्राम. 3 charges of 2 microcoulomb, 3 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed at points A, B and C respectively as shown in figure A. Determine the force on A due to other charges. तो डायग्राम मिसिंग एज आई टोल्ड यू. मैं ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम. हमारे पास एक ट्राइंगल है. तो वी हैव अ ट्राइंगल समथिंग लाइक दिस. ऐसा एक ट्राइंगल है. दिस वर्टेक्स इज A वर्टेक्स, this vertex is B vertex and this is C vertex. Yes, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है.
ये 4 सेंटीमीटर है, तो नो डाउट ये 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 का रूट होता है। ए पे चार्ज तुमको दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, देयर इज अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम ओवर हियर, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और यहाँ पे 4, ऐसे दिया ना 2 3 एंड 4, 2 3 4, करेक्ट, गुड, 2 3 4। तो गिवन डेटा में क्या क्या पहले वो समझ लो। गिवन डेटा में तुम्हारे पास चार्ज ऑन ए है, कितना है चार्ज ऑन ए, 2 माइक्रोकूलम। चार्ज ऑन बी है, कितना है, 3 माइक्रोकूलम। और चार्ज ऑन सी है, कितना है, 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम। उसके अलावा तुमको डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, डिस्टेंसेस, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, 4 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 4 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 4 × 10⁻²। इसको भी माइक्रोकूलम से कूलम में लेके आ जाते हैं। माइक्रो मतलब क्या, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। What is distance between A and C? 5. Distance between A and C is 5 centimeter, which is basically 5 × 10⁻². Good, good. Distance between B and C की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, तुमको क्या पूछा है, determine the force on A due to other charges. Determine the force on A. Force on A तुमको पूछा है ड्यू टू अदर चार्जेस, अदर चार्जेस, अदर चार्जेस। तो ए पे कौन सा अदर चार्ज फोर्स लगाएगा, बी और सी। और कभी भी याद रखना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तुमको मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, तुमको तभी वो आता मैंने कि डायरेक्ट एडिशन नहीं करते हैं, क्योंकि फोर्सेस का डायरेक्शन देखने पड़ते हैं। और डू यू रिमेंबर, चलो डू यू रिमेंबर क्या पूछ लेता हूँ, ए पे तुमने बोला कि ए पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, बी, और कौन लगा रहा है, सी। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ए और बी और सी तीनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो मुझे बताओ ए और बी में फोर्स रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा। ए और सी में क्या होगा, रिपल्सिव होगा, क्योंकि सारे चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन। तो ए पे फोर्स किसने लगाया, बी ने, तो बी ने ए को क्या किया, धक्का दिया। क्या दिया, धक्का। इसको क्या बोलते हैं, पुश की पुल, पुश। तो पुश किया ना, बी ने ए को पुश किया। अब बी ने क्योंकि ए को पुश किया, तो तुमको इसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए फोर्स का, तो वो डायरेक्शन ऐसा आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%, लॉक कर दे, लॉक। अच्छा, ताला मार दिया, चलो ठीक, ताला मार देते हैं। फोन फ्रेंड ऑप्शन नहीं चाहिए, नहीं, ओके। तो व्हाट विल बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी का डायरेक्शन, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी क्या होगा, टूवर्ड्स कैसे होगा, ये भी रिपल्सिव है, ए को सी भी धक्का दे रहा है, बेचारा ए को कोई पसंद नहीं करता है, सब उसको धक्का देते हैं, जा यहाँ से जा, ओके, ऐसा है वो। गुड, तो अभी थोड़ा इमेजिन कर लेना, ये हो गया, ये क्या हो गया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। और ये अगर एंगल थीटा है, क्या है ये एंगल, तो ये एंगल भी पता है क्या है, थीटा। क्यों है ऐसा, वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट, पक्का, गुड। तो अभी हमको फाइंड करना है, व्हाट इज फोर्स ऑन ए। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस ए ड्यू टू सी, ये वेक्टर फॉर्म में है, पर क्या आपको याद है, डू यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, अगर हमारे पास दो फोर्सेस हो, क्योंकि हमारे पास अभी दो फोर्सेस है, एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा है, ये फोर्स कौन सा है, जल्दी बताओ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। इन दोनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, दो वेक्टर्स अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो तो रिजल्टेंट कहाँ जाता है, अलोंग द डायगोनल, पैरेललोग्राम लॉ, चैप्टर नंबर 2
मैंने पहले ही बोल दिया था ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेक्टर्स लगते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा रिजल्टेंट एफ आर। दिस इज रिजल्टेंट एफ आर। तो ये तुमको नहीं याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होने वाले तुम्हारे, क्योंकि अभी आगे और पूछूंगा, रुको। ये एफ आर है और इन दोनों में एंगल कितना था, थीटा। कितना था, थीटा। अच्छा मेरे को बताओ, अगर मेरे पास दो वेक्टर हो ए और बी और उन दोनों में एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट क्या होता है? What is the magnitude of resultant of two vectors which are inclined to each other at angle theta? Under root of a square plus b square plus 2ab cos theta। पक्का? फिर पता है तो बोलना चाहिए, आपने बताना चाहिए। अभी वापस बता रहा हूँ मैं, याद रख लो, बहुत बेसिक चीजें हैं। 12वीं में नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि यू आर नॉट, आपको आता सब है लेकिन आप लोग ना याद रखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो मुझे बताओ, ये जो एफ आर है, एफ आर ये रिजल्टेंट है कि नहीं? ये किसका रिजल्टेंट है? एफ ए सी और एफ ए बी का। तो इसको ऐसा लिख लेंगे ना, एफ ए बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर पहला वेक्टर स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है अगर, तो तुमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि दो चार्जेस में, क्योंकि देखो ये एफ ए बी और एफ ए सी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ, तो मुझे बताओ दो चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये तो लगने वाला है हमको, तो अभी फाइंड करेंगे। पहले एफ ए बी फाइंड करेंगे, फिर एफ ए सी फाइंड करेंगे, फिर कॉस थीटा फाइंड करेंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। तो टेम्पररीली इस इक्वेशन का काम इतना ही है कि इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के आराम करवाओ, बाद में आते हैं, बाद में इसको देखते हैं। तो अभी ऐसा है कि हमको पहले फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी निकालना है, तो क्या करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ए क्यू बी अपॉन आर ए बी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0? 9 into 10 raised to 9। What is the value of QA? 2 microcoulomb, मतलब 2 into 10 raised to -6। What is QB? 3 microcoulomb था क्या वो? 3 था 3, yes। तो 3 into 10 raised to -6 अपॉन डिस्टेंस कितना था ए और बी में? ए और बी में 4 सेंटीमीटर, तो 4 into 10 raised to -2 का स्क्वायर। सही है। अब देखो ऐसा है, लुक कैसा है, वो ऐसा है, ये 1 जा है, ये क्या है 2 जा। व्हाट इज 9 3 जा 27, 27/2 13.5। पक्का पक्का। -6 -12 प्लस 9 -3 नीचे -4, नीचे कितना -4, ऊपर कितना -3, नीचे कितना -4, तो नीचे कितना बचा -1, वो ऊपर आया तो कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 135 न्यूटन। गुड। मैं हर एक स्टेप पे वेरीफाई कर रहा हूँ आंसर्स। कभी कभी टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, कभी अपना कैलकुलेशन हो जाता है, होता है, होता रहता है। गुड। पक्का पक्का। गलती हुई ना, देखो क्या गलती हुई बताओ। ये नीचे 4 का स्क्वायर था, वो स्क्वायर कौन करेगा? अपन ने आराम से 1 जा 2 जा कर दिया, स्क्वायर कौन करेगा इसका? एक काम करो, 9 into 3 27 into 2 कितना 54 डिवाइड बाय कितना 16। ठीक है, ये तो पावर तो वैसे ही है 10 raised to, पावर का टेंशन मत लो, कितना है -12 और 9 -3 नीचे कितना -4, -3 -4, तो नीचे -1 बचा, ऊपर जाके क्या हो गया 10। हो गया, हो गया 27 यस, 8 यस। गुड। पक्का पक्का। 4 और 5। वेरी गुड, गुड। हाउ मच इज दिस? अरे नहीं पता, नहीं पता। 5/4 एक 1.25 होता है, 5/4 इज 1.25 into 27। देखो ऐसा 5 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 1.25 into 27, 33.7 ऐसा कुछ आने वाला है। into 27 33.75 33.75 न्यूटन। ये हो गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब
यू आर सपोज टू फाइंड आउट फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ये कैसे फाइंड करोगे? वैसा ही 1/4πε0 QA QC अपॉन RAC स्क्वायर। 9 × 10⁹, व्हाट इज द चार्ज ऑन ए? 3 कहाँ से आ गया? 2 × 10⁻⁻6। व्हाट वाज चार्ज ऑन सी? 4। उधर 3 लिखा ना, इधर 4 है। 4 × 10⁻⁻6। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर 5 × 10⁻² का स्क्वायर। फिर वही 9 × 2 18 × 4 कितना होता है? 72। डिवाइड बाय कितना? 25। 25 को 25 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। -6 -12 और ये, हाँ तो कितना हो गया? -3। नीचे कितना है? -4। तो ऊपर जाकर कितना हो गया? 10। मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ, इंटेंशनली, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? 1 और 4 72 4 72 का डबल 144 का डबल 288। 288/10 is 28.8। तो ये 28.8 न्यूटन आ गया। बराबर। तो तुमको यहाँ से मिल गया FAC इक्वेशन नंबर 3, यहाँ से मिल गया तुमको FAB इक्वेशन नंबर 2। अब और क्या चाहिए अगर सॉल्व करना है तो? cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा बाय डेफिनेशन? विच साइड बाय विच साइड? cos का डेफिनेशन पूछ रहा हूँ मैं, स्कूल में सीखा था, स्कूल में देखा था, बड़ा शरारत करता था। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 4/5 डायग्राम से दिख रहा है। व्हाट इज cos थीटा? 4/5। डायग्राम से दिख गया। एडजेसेंट अपॉन, क्योंकि ये थीटा चाहिए था, ये थीटा और ये थीटा क्या है? सेम है, तो ये क्या जाएगा? 4/5। तो also cos theta is 4/5। Also cos theta equal to 4/5 equation number 4 from 1 to 3 4 from equation number 1 2 3 and 4 resultant force मतलब force on A, resultant force is force on A। याद रखना ये जो FR लिखा ना तुमने, FR, ये FR force on A ही है। This is force on A। What is resultant force? अंडर रूट ऑफ किसका स्क्वायर? फोर्स ऑन A ड्यू टू B कितना है? 33.75 इसका स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन A ड्यू टू C। व्हाट इज फोर्स ऑन A ड्यू टू C? 28.8 इसका स्क्वायर, 28.8 का स्क्वायर प्लस क्या? 2 टाइम्स ऑफ force on A due to B, force on A due to C into cos theta। What is cos theta? 4/5। बस सिंपल सा कैलकुलेशन है ना? सिंपल सा कैलकुलेशन नहीं सिंपल ही है। मेरे लिए तो सिंपल है क्योंकि कैलकुलेटर है। तुमको लॉग बुक देते हैं ना, तो उसमें ये सब टेबल्स मिल जाते हैं, तो चिंता मत करो उसका भी। इसका स्क्वायर, अरे बराबर आया, करेक्ट है। प्लस किसका स्क्वायर? 28.8 का स्क्वायर, ठीक, प्लस कितना? 2 इंटू कितना? 33.75 इंटू कितना? 28.8 इंटू कितना? 4/5। व्हाट इज 4/5? 0.8। कितना होता है वो? 0.8। तो इंटू 0.8। पक्का हो गया। ये सब कर लिया तो कितना आया? 5492.205। इसका रूट लेना पड़ेगा, इसका रूट 74.10। तो 74.10 न्यूटन। रुको यार, आंसर तो चेक करना पड़ेगा ना हमको। कुछ तो गड़बड़ है। इनका 59.36 आ रहा है। अरे हमारा गड़बड़ नहीं हुआ, हमारे जो वैल्यूज है दे आर परफेक्ट। ये जो कैलकुलेटर तुम यूज करते हो उसमें अगर प्रॉपर सीक्वेंस में नंबर नहीं दिए तुमने तो गड़बड़ होने वाला है। तो एक काम करेंगे, अभी आप एक काम करो, एक एक करके सिर्फ नंबर जो बोल रहा हूं मैं वो नोट डाउन करो। एक मिनट लिखो 1139.06,
1139.06 लिख लिया गया, यस। ओके 28.8 का स्क्वायर 829.44 लिखा गया, यस। 2 इंटू 33.75 इंटू 28.8 इंटू 0.8 155.2 लिख लिया गया, यस। अब मुझे तीनों नंबर बताओ, 1139.06 था क्या? हाँ, उसके बाद क्या था? 829.44 प्लस आखिर क्या था? 1555.2। देखो है ना, अपना कैलकुलेशन वो 54 कुछ तो बता रहा था, 59.36। अभी हो गया आंसर मैच। तो इट इज 59.36 न्यूटन। डन।